गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तू का राज्य संबंधी विचार। अरस्तू ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने राज्य के स्वरूप, जन्म, लक्ष्य का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया है। उन्होंने राज्य संबंधी विचार इतने सुव्यवस्थित हैं कि आज 2,500 वर्ष बाद भी उनके विचार वर्तमान में भी प्रासंगिक है। उनके राज्य संबंधी इन सिद्धांतों के कारण ही उन्हें राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक या जनक कहा जाता है। उन्होंने राज्य संबंधी विचारों में अपने गुरु की भांति ही सोफिस्ट वर्ग के विचारों का खंडन किया, और वह राज्य की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते से नहीं मानते, वरन वह राज्य को एक नेचुरल और विकासवादी प्रक्रिया या संस्था के रूप में देखते हैं। तो आज हम देखेंगे राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में अरस्तू के विचार। अरस्तू ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा है कि जब अनेक गांव एक ही संपूर्ण समुदाय के रूप में संयुक्त होते हैं तो इतना बड़ा होना चाहिए कि वह बिल्कुल या करीब करीब आत्मनिर्भर हो। अर्थात जब कोई राज्य बनता है तो वो इतना बड़ा हो कि वो आत्मनिर्भर हो, तब राज्य अस्तित्व में आता है। उसकी उत्पत्ति मात्र जीवन की आवश्यकताओं से होती है। तो अब राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या बता रहे हैं? वो जीवन की आवश्यकताएं, परंतु उसका अस्तित्व सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना है। तो उन्होंने राज्य के लक्ष्य बता दिए। एक तो राज्य का उद्देश्य है वो आत्मनिर्भर जीवन के लिए उनका हुआ है, और जीवन अच्छा बने, सद्जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति मानते हैं। अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति और विकास संबंधी विचार हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना है। यदि समाज का आरंभिक रूप प्राकृतिक है तो राज्य की भी वही स्थिति होगी, क्योंकि उसका परम लक्ष्य है उसी वस्तु की प्रकृति, उसका चरम लक्ष्य प्राप्ति होती है। अरस्तू ने कहा है कि राज्य प्रकृति की रचना है और मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी। मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश किसी भी राज्य से संबंधित ना हो, वह या तो नराधम होगा या अति मानव। वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एक राजनीतिक प्राणी है, और मनुष्य का नेचर ही ऐसा है कि वो अकेला नहीं रह सकता, वो किसी न किसी रूप में राज्य से जुड़ा होगा। यदि वो राज्य से जुड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति अकेला रहता है, तो या तो वो पशु है या वो परमात्मा। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति के लिए उन्होंने प्राकृतिक सिद्धांत दिया है। इसके लिए उन्होंने 2 तर्क प्रस्तुत किए हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक राज्य प्रकृति जन्य है, क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्राकृतिक जन्य हैं और जो व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। अनेक समुदायों में उन्होंने बताया परिवार, ग्राम, राज्य आदि व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे ही मूलभूत समुदाय हैं। जिस अर्थ में परिवार या ग्राम व्यक्ति के लिए आवश्यक होने के कारण स्वाभाविक भी है, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होने के साथ साथ स्वाभाविक भी है। अरस्तू का मत है केवल जीवन मात्र की आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है, लेकिन अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए कायम है। वो कहते हैं मतलब उसकी उत्पत्ति तो जीवन के लिए हुई थी, लेकिन आज तक उसका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य अच्छा जीवन चाहता है। अरस्तू के विचार राज्य इस कारण प्राकृतिक है और वह उद्देश्य और संपूर्ण तत्व है, वह दूसरे समुदायों से बड़ा है। परिवार, गांव आदि व्यक्ति के जो अन्य प्राकृतिक समुदाय हैं वे अपनी पूर्ण प्रकृति का तभी विकास कर सकते हैं जब राज्य का पूर्ण रूप से
विकास हुआ हो। ये उनके राज्य की उत्पत्ति और विकास संबंधी विचार थे। अब राज्य का विकास का स्वरूप, मतलब राज्य का विकास कैसे हुआ, तो अरस्तु ने राज्य के विकास का स्वरूप है वो एक सावयव जीवधारी के समान मानते हैं। सावयव जीवधारी का अर्थ क्या होता है कि वो राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हैं। जैसे कि मानव शरीर में हाथ, पैर, कान, मुंह आदि अंग होते हैं और सभी अंगों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। उसी प्रकार राज्य के वे विभिन्न अंग होते हैं और सभी अंगों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। फिर भी सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि शरीर का कोई एक अंग काम करना बंद कर दे तो मानव का शरीर है वो पूर्ण रूप से कमज़ोर, निर्बल हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता पूरा शरीर। मान लो शरीर में से कहीं भी कोई पार्ट में दिक्कत हो तो पूरे शरीर को उसकी तकलीफ होती है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि राज्य के अंदर भी विभिन्न अंग हैं और अरस्तु ने जो राज्य के अंग बताए हैं वो है व्यक्ति, परिवार, गांव आदि। और ये अंग भी आपस में अपने अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। इनका कार्मिक विकास होता है और इसी विकास के अंतिम रिजल्ट या परिणाम के रूप में राज्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। परिवार के बिना व्यक्ति पूर्णत्व की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। यह परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है। परिवार का अगर विकास होगा तो उससे गांव का जन्म होगा और जब गांव अपना पूर्ण रूप से विकास कर लेगा और वो आत्मनिर्भर बन जाएगा तो उससे राज्य की उत्पत्ति होगी। अब हम अरस्तु ने जो राज्य वर्णित किया है उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो पहली विशेषता है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु द्वारा राज्य का प्रादुर्भाव के बारे में जो विचार दिए गए उसमें राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानना है। राज्य का जन्म मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए होता है। जैसा कि उसने पॉलिटिक्स में लिखा ही है कि राज्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जन्म लेता है और सद्जीवन के लिए बना हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु। दूसरी विशेषता है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। अरस्तु कहते हैं कि राज्य मनुष्य से पहले हैं, वह राज्य को प्राथमिकता देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से तो राज्य का जन्म पहले नहीं हुआ। पहले मतलब अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो पहले व्यक्ति का जन्म हुआ, फिर व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से राज्य। लेकिन जो वस्तु पूर्ण होती है उसे पहले लिया जाता है। इसीलिए अरस्तु की एक कोटेशन है, राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार, ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका है। अरस्तु की दृष्टि के अनुसार आगे राज्य की नेक्स्ट विशेषता है राज्य सर्वोत्तम समुदाय है। इसमें अरस्तु बताते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं, मतलब समाज में बहुत सारे समुदाय होते हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है वो राज्य है। क्योंकि सब संस्थाओं का अस्तित्व है वो राज्य के कारण ही हुआ है। वे केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकते हैं। राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा वो कहते हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका एक पक्ष होता है, मतलब जो धार्मिक है वो सिर्फ धर्म के संबंध में कार्य करते हैं और सामाजिक है वो समाज सुधार के संबंध में कार्य करता है। लेकिन राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण संपूर्ण विकास करना है, तो उसका एरिया है वो वाइल्ड है, इसलिए राज्य सर्वोच्च है। राज्य के अंतर्गत सभी संस्थाओं का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है और राज्य का लक्ष्य है वो उन सभी की तुलना में बड़ा है, इसीलिए राज्य है वो सर्वोच्च समुदाय है। नेक्स्ट विशेषता है राज्य का स्वरूप जैविक है। तो अभी अरस्तु है वो राज्य का स्वरूप सावयव
जैविक या आंगिक एक ही शब्द है ओब्लिक में मानते हैं, अर्थात मानव शरीर के साथ उसकी तुलना करते हैं। मतलब मानव शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, सभी के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार राज्य है, राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंगों से की गई है, उस प्रकार की गई है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य क्या है कि वो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का विशेष अर्थ लिया है। उसने इसके लिए यूनानी शब्द आतार्कीय, आत्मनिर्भर के लिए आतार्कीय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण निर्भर। अरस्तु ने खुद ने कहा है कि आत्मनिर्भर वो गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है, उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थ में किया है। इसका अर्थ ये है कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं, सिर्फ जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की ही नहीं, वरन आध्यात्मिक और धार्मिक अच्छा व सुखी संपन्न जीवन, हर प्रकार का मतलब मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना मानता है। नेक्स्ट विशेषता, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु ने प्लेटो की भांति नगर राज्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन माना है। अर्थात अरस्तु का जो राज्य है वो अब के जो बड़े बड़े साम्राज्यवादी राज्य हैं उनकी भांति नहीं है, वो एक छोटे नगर राज्य के संबंध में विचार प्रस्तुत करते हैं। विविधता में एकता, अरस्तु के अनुसार राज्य में विभिन्न व्यक्ति होंगे और विभिन्न परिवार होंगे, परिवार, कुल, और उनसे मिलके गांव बनेंगे और फिर वो एक राज्य के रूप में उभरेंगे। अर्थात वह राज्य की एकता पर बल देते हैं। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है, उसी प्रकार वो कहते हैं राज्य भी बहुआयामी स्वभाव के व्यक्तियों, सभ्यता, संस्कृति से मिलकर बनता है। राज्य एक कार्मिक विकास है। अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कहते हैं कि राज्य का विकास धीरे धीरे कार्मिक रूप से हुआ है, ना कि कोई समझौते के द्वारा या देवीय सिद्धांत। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ जैसे कि एक सावयवी जीवधारी का, जैसे शरीर का होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। परिवार, व्यक्ति, ग्राम, ये सभी राज्य के अंग हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं और जिनका कार्मिक या धीरे धीरे विकास होता है। अंत में इसके पूर्ण रूप में विकसित हो जाने को राज्य कहा जाता है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन, अरस्तु के अनुसार राज्य मानवीय समुदाय है और उसका उद्देश्य मानव सद्गुणों और अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव का बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। तभी तो अरस्तु कहता है राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। नैतिक जीवन के आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए वो व्यक्ति को सकारात्मक अच्छाइयों का विकास करना चाहता है। संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है। संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। राज्य और शासन में भेद, अरस्तु ने राज्य और शासन में भेद किया है। राज्य है उनके अनुसार नागरिक और गैर नागरिकों का समूह है, वहीं शासन क्या है, उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता होती है। अरस्तु लिखते हैं शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तब होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। अरस्तु पहले यूनानी विचारक हैं जो राज्य और शासन में भेद करते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य और कार्य, अरस्तु के अनुसार
राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है और मात्र जीवन के लिए नहीं। मतलब अच्छे जीवन के लिए, सिर्फ जीवन की रक्षा के लिए नहीं है। यदि उसका उद्देश्य सिर्फ जीवन को बनाए रखना होता तो गुलाम जंगली जानवर भी राज्य बना लेते, लेकिन वो राज्य नहीं बना सकते क्योंकि वो जीवन के आनंद में उसका कोई हिस्सा होता है, न वे अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं। राज्य का अस्तित्व मैत्री के लिए या अन्याय से सुरक्षा के लिए भी नहीं होता, न परस्पर संवर्ग और विनिमय के लिए भी होता है, क्योंकि तब तो एक व्यापारिक संधि के रूप में राज्य की उत्पत्ति होती। तो उन्होंने कहा कि राज्य का कार्य उद्देश्य है वो रचनात्मक और सकारात्मक है। उनके विचार लोक और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। अरस्तु ने राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में अपनाया है। राज्य का काम बुरे कार्यों, अपराधों को रोकना ही नहीं, वरन मनुष्य का नैतिक और सद्गुणों का विकास करना भी है। अरस्तु ने राज्य को कुछ निम्न कार्य बताए हैं। उसका कार्य है अपने नागरिकों का पूर्ण और आत्मनिर्भर बनाना और विकास करना। दूसरा कार्य उन्होंने बताया नागरिकों को उत्तम और आनंदपूर्वक जीवन प्रदान करना, नागरिकों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना। शिक्षा पे अरस्तु ने विशेष बल दिया है। शिक्षा संबंधी कार्यों के साथ अरस्तु राज्य का ये भी कार्य माना कि नागरिकों को अवकाश जुटाने का प्रयत्न करे। मतलब वो नागरिक है, वो उस नागरिक की प्रमुख शर्त अवकाश है, तो वो अपने राज्य का कार्य मानता है कि वो नागरिकों को अवकाश भी दे। तो इस प्रकार संक्षेप में हमने देखा कि राज्य के कार्यों के बारे में अरस्तु के विचारों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थक था। जहाँ ग्रीन लोक जैसे आधुनिक विचारक राज्य के लिए सीमित कार्यों की बात करते हैं, वहीं अरस्तु है वो राज्य के कार्यों, अच्छे जीवन की बात करके राज्य के कार्य क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देता है। राज्य का कार्य क्षेत्र सकारात्मक होना चाहिए, अरस्तु इस बात पर बल देता है। राज्य का व्यापक कार्य क्षेत्र अरस्तु निसंकोच रूप से इसलिए निर्धारित कर पाया क्योंकि वह यूनानी दार्शनिक था। यूनानियों के लिए उस काल में राज्य अत्यंत व्यापक समुदाय था। वह उसका राजनीतिक संगठन ही नहीं था, अपितु उसका समाज, उसका धार्मिक समुदाय और उसका आर्थिक समुदाय भी था।